खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स डॉलर की बढ़ती कीमतों के बायस परेशान हैं। साबिक चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया कहते हैं, एक्सपोर्ट होने वाली मसनूआत की प्रोसेसिंग करने में शदीद परेशानी का सामना है। डॉलर मुस्तहकम हो तो कारोबार चलेगा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, बताइएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि इस वक्त एक्सपोर्ट भी 4% डिक्लाइन हो चुकी है। एक्सपोर्टर्स के लिए बेबहा चैलेंजेस जो हैं इस वक्त उनका मुंतजर हैं। और खासतौर बात की जाए कॉस्टिंग के हवाले से, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से कॉस्टिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इस वक्त डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और इस मौके पर कॉस्टिंग किस तरीके से की जा सकती है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन काशिफ ज़िया मौजूद हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं। काशिफ, बताइएगा क्या कहेंगे, कॉस्टिंग करना किस हद तक मुश्किल हो गया है डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से? देखिए शराज, जो सिचुएशन है जबकि डॉलर की फ्री फ्लोटिंग हुई है, उसके बाद से जो एक्सपोर्टर्स को जो मिसाल दरकार है वो ये है कि आने वाले वक्तों में IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। और हमें ये नहीं पता, ऑब्वियसली मुज़ाकरात जिस तरह गवर्नमेंट कह रही है कि कामयाब होंगे और इंशाल्लाह ताला होंगे, तो उसके बाद डॉलर की सिचुएशन कहाँ पे होगी। और इस टाइम पे जो एक्सपोर्टर्स की कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर आज हमने कोई ऑर्डर बुक करना है वो आने वाले 3 महीनों के ऊपर बेस कर रहा होता है। अगर आज हमने कोई रेट बुक करना है तो 3 महीने बाद हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि हम कहाँ पे खड़े होंगे, जब पेमेंट निगोशिएट होगी तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो इस टाइम में बड़ी इम्बिग्विटी की सूरत हाल है कि आज के रेट के ऊपर जो कि फ्री फ्लोटिंग है उसके ऊपर कैलकुलेट करें, या आने वाले 10 दिनों में जब IMF की डील डन हो जाती है उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तानी रुपी जो है वो मुस्तहकम जब होगा तो पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होगा और डॉलर नीचे आएगा, तो उस टाइम पे फिर एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। तो इस टाइम पे हम अगर आज कॉस्टिंग करें तब हम नुकसान में, अगर हम आने वाले वक्तों को फोरकास्ट करके नुकसान करें तो हमें सिचुएशन का नहीं पता, मुल्की हालात क्या होंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी और पाकिस्तानी रुपये की स्टेबिलिटी क्या तो होगी। ये जो अभी फायदा हो रहा है ये टेम्परेरी है, फॉर द टाइम बीइंग है? फायदा आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि आज जो डॉलर का रेट है, आज अगर हमें कोई फायदा है तो हमने शाम को रॉ मटेरियल परचेज करें जो कि इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस ऊपर चली गई है। तो ये भी परसेप्शन गलत है कि एक्सपोर्टर को फायदा हो रहा है। एक्सपोर्टर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब उसने रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वो महंगे दामों खरीदना। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज जब करना है, एक मिथ है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है जब डॉलर की जो है डॉलर तगड़ा होता है, रुपया कमजोर होता है, रुपया डीवैल्यू होता है, तो एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा फायदे में होते हैं। लेकिन उसी फायदे से जब आपको जाकर के जो रॉ मटेरियल खरीदना होता है तो वो कॉस्टिंग उसमें हाई हो जाती है। तो यही वजह है कि इस वक्त कॉस्टिंग करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है। शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, नॉन परफॉर्मिंग लोन की रिकवरी के हवाले से महकमा कोऑपरेटिव ने शहरियों को 31 मार्च तक की डेडलाइन दे दी। फैसलाबाद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कर्ज लेने वाले तमाम शहरियों से रिकवरी शुरू कर दी। 2000 के करीब ज़रई सोसाइटीज से रिकवरी का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में 6 करोड़ का कर्ज NPL के जरिए मुख्तस है। कोऑपरेटिव बैंक की हदायत की रोशनी में डेडलाइन दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने 2000 के करीब ज़रई सोसाइटियों से नॉन परफॉर्मिंग लोन की रिकवरी शुरू कर दी है। और 2000 के करीब ज़रई जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से जो है वो रिकवरी का सिलसिला जारी किया गया है। जड़ांवाला, तांदरेवाला, समुंदरी, फैसलाबाद और जितने भी कोऑपरेटिव डोमेन में तहसील्स हैं उनकी ज़रई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के शहरियों से कर्ज के हवाले से जो है वो रिकवरी शुरू की गई है। कोऑपरेटिव बैंक के मरासले को मद्देनजर रखते हुए महकमा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन की रिकवरी शुरू की है। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद में 6 करोड़ जो है वो नॉन परफॉर्मिंग लोन के लिए मुख्तस हैं और कोई भी शहरी जो है वो इसका जो है वो कर्ज ले सकता है। और इसी अवामल को मद्देनजर रखते हुए 31 मार्च तक की डेडलाइन दे दी गई है। महकमा कोऑपरेटिव की जानब से तमाम शहरी को इंतबाह किया गया है कि नॉन परफॉर्मिंग लोन के तहत ऐसे शहरी जिन्होंने लोन लिया है उन 31 मार्च तक जो है वो जल्द से जल्द जो है NPL जो है वो लोन अदा करें। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, झंग में शाम होते ही शहर की मुतादिद शाहराहों पर अंधेरे का राज। टोबा रोड, कोसरा रोड, सरगोदा रोड और फैसलाबाद रोड पर स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से गैर फाल। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शाम होते ही शहर अंधेरे में डूब जाता है। शहर भर में स्ट्रीट लाइट ना होने के बायस जो है वो शहर के मुतअद्दिद
शाहराहों पर अंधेरे का राय रहता है। दज्जी रोड, रेल बाज़ार, इसी के साथ अयूब चौक, कचहरी चौक, सरगोदा रोड, बखर रोड और फैसलाबाद रोड पर जो है वो स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्ट्रीट लाइट नहीं होती, किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी होती है कि लाइट चोरियां डकैतियां से टैक्सी स्टैंड है, इतने सवारी का कोई पता नहीं चलता जी। बिल्कुल पूरा शहर अंधेरे में है। खड्डे हैं सारा बिल्कुल जी। मोटरसाइकिल है बेचारे डह जाते हैं। रोड सारे पूरे साढ़े जंग दे रोड सारे पट्टे हो, कोई जिले निज़ाम कोई नहीं, बिल्कुल कोई नहीं जनाब। शहरियों का यही कहना है कि एक जानिब रोड खराब है तो दूसरी जानिब स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो नकारा हो चुकी है। मेरे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मुसाफिरों को भी? बहुत ज़्यादा होता है जनाब। सवारी आती है, अंधेरे में खड़ी होती है, लाइट का इंतज़ाम नहीं है। हमारा ये जो पोल लगे हुए हैं, पोलिंग मुकम्मल तौर पे ये बंद हुई है और टूटी पड़ी है सारी। हमारे इंतज़ामियों को चाहिए कि यहाँ पे कोई अच्छा निज़ाम करें, लाइटिंग का कोई प्रोग्राम यहाँ पे करें। बिल्कुल मुतअस्सर हैं हम लाइट के वगैरह से। ये बैंक भी साथ है, इसको भी लाइट चाहिए, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है जी। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है, चंद ही फासले पर जो है फुट के फासले पर यहाँ जी पर। वसीम, बहुत शुक्रिया आपका। डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, दरखास्त गुजारों को अराजी से मुतालिक मुख्तलिफ दस्तावेजात की फ्राहमी के अमल को चेक किया। सिल्वर सईद की ज़ेर अल्तवा मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने का हुक्म भी दिया गया है। आपको बता दें कि डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, दरखास्त गुजारों को अराजी से मुतालिक मुख्तलिफ दस्तावेजात की फ्राहमी के अमल को चेक किया। सिल्वर सईद की ज़ेर अल्तवा मामलात को जल्द अज जल्द निपटाने का हुक्म भी है। फैसलाबाद डिविजनल कमिश्नर सिल्वर सईद का अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसील सिटी और सदर का दौरा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह भी हमरा थे दरखास्त गुजारों को अराजी से मुतालिक मुख्तलिफ दस्तावेजात की फ्राहमी के अमल को चेक भी किया है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद ने अचानक अराजी रिकॉर्ड सेंटर, तहसील सिटी और सदर का दौरा किया है और इस दौरान दरखास्त गुजारों को अराजी से मुतल्लिक मुख्तलिफ दस्तावेजात की फराहमी के अमल को न सिर्फ चेक किया है बल्कि तमाम तर अमले को हिदायत जारी की है कि कोई भी फर्द जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुख्तलिफ दस्तावेजात के हसूल के लिए आता है उसका काम जो है वो जल्द अज जल्द निपटाया जाए। जबकि इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँ कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर अहमद शाह भी दौरा पर कमिश्नर के हमरा रहे, जिन्होंने तमाम तर ब्रीफिंग जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से कमिश्नर सिल्वर सईद को फराहम की। इस मौके पर सिल्वर सईद का अराजी की मुंतकली और रजिस्ट्री के मुतालिक ज़ेरे इल्तवा अमवार को जल्द से जल्द निपटाने का हुक्म जो है वो भी सामने आया। जबकि सिल्वर सईद का यह भी कहना था कि ऐसे तमाम अफराद जो रेवेन्यू के मुतालिक शिकायत लेकर मुख्तलिफ दफातर में आते हैं, जिनकी शिकायत जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर को फॉरवर्ड की जाती है, उनको हल करने के बाद 24 घंटे में रिपोर्ट जो है वो वापस भिजवाए अराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला। जबकि इसके साथ साथ अराजी रिकॉर्ड सेंटर में टाइम से ना पहुंचने वाले अमले की जो है वो भी सरजनिश की गई है कि तमाम अमला जो है वो अपनी ड्यूटी टाइमिंग को जो है वो कंफर्म बनाए कि सुबह 8 बजे जो है तमाम अमला जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मौजूद होना चाहिए ताकि दूर दराज से आने वाले शहरी जो हैं वो अपने काम बर वक्त निपटा सकें। जी शुक्रिया आपका। जामिया मस्जिद फारूकी नौशाही चौक नाजिमाबाद में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। असमत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद चेयरमैन हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट सुल्तान फयाजुल हसन कादरी की ज़रिए सदारत किया गया। आइए आपको भी लिए चलते हैं। जिसने कुन से तख्लीक किया और फिर हुक्म सजदा दिया, दरूद सलाम है उस नबी मुहतरम पर जिस पर दरूद भेजने वालों में खुद अल्लाह सुब्हान ताला भी शामिल हैं। मैं मुकर्रर नहीं हूं, इन साहिबे इल्म लोगों की मौजूदगी में मेरा कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के बरतरादफ है। मैं तो इनकी सोहबत से फैज़याब होने के लिए यहाँ आया था और इनके मुकालात सुनने के लिए और अपने दिल की इस्लाह करने के लिए यहाँ हाज़िर हुआ था, क्योंकि ये कुरान भी जानते हैं, कुरान वाले को भी जानते हैं और आप लोगों के कल्बो इज़हान को
साहबे कुरान की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। मैं तो इनकी जूतियों में बैठने वाला हूं, लेकिन हुक्म हुआ है तो एक गुजारिश करूंगा। कुरान हमने सिर्फ हर हरफ पर 10 नेकियां हासिल करने के लिए रखा हुआ है। हमने कुरान के मेरिट तक ही नहीं पहुंचते। पता नहीं क्या वजह है कि हमने उन नेकियों के हसूल को ही जरिया बनाया हुआ है। मैं कवि साहब, कोई शख्स डॉक्टर बनना चाहे तो वो मिडिल करने के बाद डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। अच्छा, कोई बंदा मुफ्ती बनना चाहे, वो दरसे निजामी से किए बगैर मुफ्ती बन जाएगा? क्या हमने कभी कुरान के मेरिट पर गौर किया? अल्लाह ने कुरान के शुरू में पहली आयत में इरशाद फरमाया, क्या हम उस मेरिट तक पहुंचते हैं? अगर हम उस मेरिट तक पहुंचते हैं तो वो हिदायत है। लेकिन अगर हम उस मेरिट तक ही नहीं पहुंचते तो जैसे मिडिल करने के बाद कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, दरसे निजामी किए बाद बगैर कोई मुफ्ती नहीं बन सकता, ऐसे कुरान से कौन हिदायत लेगा? अब वो क्या है मेरिट? अल्लाह सुब्हानो तआला पहली आयत में फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फी। किन के लिए? हुदल लिल मुत्तकीन। क्या हम मुत्तकी के मेरिट पर हैं? अगर हम मुत्तकी हैं तो वो हमें हिदायत देगा। हम इस्लाफ का जिक्र करते हैं, हम खुलफाए राशिदीन का जिक्र करते हैं, उस दौर के जर्नैलों का जिक्र करते हैं। वो मुत्तकी थे, उनको हिदायत मिलती थी। हम सोच लें कि हमने हर हरफ पर 10 नेकियां लेनी है या कुरान से हिदायत लेनी है। आप हिदायत लीजिए मेरिट पर पहुंचकर, मुत्तकी होकर, फिर दुनिया भी आपकी है, आखिरत भी आपकी है। वक्त कम है। मैंने पहले कहा था मैं तो सुनने वालों में से हूं, मैं मुकर्रर नहीं हूं। अल्लाह ताला इन साहिबे इल्म लोगों की सोहबत से हमें फैज़याब करे। हम तो इनके कदमों में बैठकर कुछ सीखना चाहते हैं। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश कर रहा हूँ अहले सुन्नत खिदमत मरकज़ से जनाब मोहम्मद नासिर नक्शबंदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अकाबरीन अहले सुन्नत के होते हुए मैंने क्या अर्ज़ करनी थी। आज जो बैन अल-अक़वामी तौर पे आलम इस्लाम के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी होती है, जैसे क़िबला ने फरमाया है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, ये तो हमारे कमज़ोर होने की निशानी है। अक़वाम आलम को समझना होगा कि जो वो बदतरीन दहशत गर्दी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जो एक इंतशार की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन कायम हो तो उनको मज़ाहब के दरमियान एहतराम का रिश्ता कायम करना होगा, इस पे अमल करना होगा। आज उनका वो जानवरों के हकूक़ की बात
आगे बढ़ते हुए बात करें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जनरल इंतखाबात के लिए इलेक्शन अमले की ड्यूटियों पर काम शुरू कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन को इलेक्शन ड्यूटी से छूट दे दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के किसी भी अफसर या मुलाजिम की पोलिंग डे पर ड्यूटी नहीं लगेगी। आपको यहां पर बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में जनरल इंतखाबात के लिए इलेक्शन अमले की ड्यूटियों पर काम शुरू कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन को इलेक्शन ड्यूटी से छूट दे दी गई है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस हवाले से सरकारी महकमों से इलेक्शन अमले के फहरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं। तो इसी के लिए FPR मुलाजमीन और अफसरान को इलेक्शन ड्यूटियों से छूट दी गई है, जिसके हवाले से FPR हेडक्वार्टर की जानिब से सर्कुलर जारी किया गया है कि चूंकि रवा माली साल की तीसरी छमाही चल रही है और जब तक इंतखाबात होंगे उस वक्त तक रवा माली साल अपने इख्तिताम के करीब होगा, तो FPR की तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो टैक्स अहदाफ की तकमील पर मरकूज होगी। क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो माशी सूरत हाल है वो खराब चल रही है, तो इसके लिए FPR को अहदाफ की तकमील के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। तो लिहाजा FPR की मसरूफियत को देखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से FPR अफसरान और मुलाजमीन को पोलिंग डे की ड्यूटियों के से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है और इस हवाले से किसी भी FPR मुलाजिम या अफसर की पंजाब असेंबली के जनरल इंतखाबात में ड्यूटी नहीं लगेगी। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां शुरू। साबिक रुकन पंजाब असेंबली मियां वारिस अजीज का कहना है इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। PTI उम्मीदवार भरपूर तरीके से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और PDM उम्मीदवारों को इबरतनाक शिकस्त देकर फतहयाब होंगे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर असमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से आइंदा जो होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा न लेने का ऐलान किया गया है और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जो PTI के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हलकों में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाब असेंबली और चेयरमैन FDA मियां वारिस अजीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान ने हिदायत की है कि जो उम्मीदवार हैं वही ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। क्या तैयारियां शुरू की गई हैं PTI की जानिब से फैसलाबाद में? सबसे पहले तो बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने, हमारे कायद हैं, उन्होंने ऐलान किया कि मैंने 33 के 33 सीटों पे इलेक्शन लड़ना है, तो ये PDM का डोला जो है डर के भाग गया। वैसे भी ये इलेक्शन में आना नहीं चाहते क्योंकि ये मैदान से भाग रहे हैं। ये चाहते हैं कि खान साहब को किसी तरह टेक्निकल तरीके से नॉट आउट करें फिर हम इलेक्शन में आए। तो ये इनकी गलत फहमी है। ना खान साहब टेक्निकल तौर पे नॉट आउट होंगे, खान साहब इनको मैदान में ही शिकस्त देंगे। इस वक्त जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है वो जो आपने पहले भी सुना होगा कि क्योंकि इन्होंने दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी है कि एक से ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन ना करवाया जाए और इनका ये इरादा भी यही है कि एक बिल लेके आए कौमी असम्बली में और उस कौमी असम्बली के बिल को पास करवाएं ताकि ये एक से ज़्यादा सीटों पे खान साहब ना लड़ सके। ये खान साहब से डरे हैं, रात भी दिन भी इनको खान साहब ऐसा डरावना ख्वाब बने हुए हैं जो इनको रात को भी ख्वाब में आते हैं तो ये डर जाते हैं। ये खान साहब के मुकाबले में आ ही नहीं सकते। तो दूसरा, खान साहब ने जो हदायत की है कि तमाम जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो तैयार हैं, वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे और इनको लड़के दिखाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आप लोगों के मद्दे मुकाबले फैसलाबाद में आते हैं, तो PTI के उम्मीदवार क्या टफ टाइम दे सकेंगे उनको या माजी की रवायत जिस तरह जो थी वो बरकरार रख पाएंगे? देखिए जी, जो माजी की रवायत है वो तो बरकरार नहीं रख सकेंगे। इस वक्त खान साहब का जो पॉपुलेशन हुआ है ना, वो इसको रोकना मुमकिन ही नहीं है। और इस पे मुकाबले के अभी आप देख लें कि फैसलाबाद शहर में तकरीबन 3-4 PP की ऐसी सीटें हैं जहाँ पे नून लीग का ना ही पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट आ रहा है और टिकट भी नहीं लेना चाह रहा है। ये 4 दिन आप गुजरेंगे जब ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे, इसके बाद ये इनके MNA भी भाग जाएंगे, टिकट लेने से भाग जाएंगे। यहाँ से ये खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। मियां वारिस अजीज कहते हैं कि PTI उम्मीदवार अपने पार्टी चेयरमैन। उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स कम पड़ गए। ईदों पर तैयारी के लिए लोकल गवर्नमेंट से फंड्स लिए जाएंगे। मशीनरी और दीगर जरूरी सामान की खरीदारी के लिए 30 मिलियन की डिमांड की जाएगी। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। आगाह कीजिएगा अब्दुल रहमान।
बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स की कमी पड़ गई है और सिलसिले में जो ईदों की तैयारी की जानी है, तो उस सिलसिले में ये प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा जाएगा कि यहाँ पर उनको तकरीबन 25 से 30 मिलियन तक रिक्वायर्ड होंगे ईदों की तैयारी के मौका पर, जहाँ पर नई प्रोक्योरमेंट की जाएगी और जहाँ पर नए मुलाजमिन की हायरिंग की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर रेंट आउट जो अशिया की जानी है, स्पेशली गाड़ियाँ, मिनी टिप्पर्स, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी पहले से कमी चल रही है। गाड़ियाँ जो ख़राब हो जाती हैं उनकी मरम्मत नहीं हो पाती। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बाद काफ़ी हद तक जो गाड़ियाँ इनएक्टिव हो चुकी हैं वो उनकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही और उनको यहाँ पर वर्कशॉप में रखा जा रहा है। तो इस हवाले से नए फंड्स की डिमांड की जा रही है ताकि ईदों के मौका पर बेहतरीन तैयारी की जा सके और इस सिलसिले में जो टेंडर का इनेकाद किया जाना ताकि नई प्रोक्योरमेंट हो सके, नई मिनी टिप्पर्स, नई खरीदारी जो है वो की जा सके। तो इस सिलसिले में प्लान किया जा रहा है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ख़त लिखा जाएगा। बोर्ड डिज़ाल्व होने के बाद CEO की सरबराही में ये फैसला किया गया ताकि जो तैयारी भी की जा सके, कबल वक्त उनके पास फंड्स भी मौजूद हो, मशीनरी भी मौजूद हो, मुलाजमिन भी उनके पास 1 महीने के नोटिस पर रखने के लिए जगह जो है वो मौजूद हो। और इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी ज़रूरियात की अशिया होंगी जो कि उस मौका पर लगेंगी वो भी प्रोक्योर कर ली जाएँ। और उसके अलावा जो टेंडर्स का इनेकाद करके जो गाड़ियाँ या रिक्शे किराए पर लिए जाने वो भी लिए जा सके ताकि बेहतरीन अंदाज में माजी की तरह इसका इनेकाद हो सके। वाज़ेह रहे कि फंड्स की कमी की वजह से यहाँ पर तनख्वाहों का मामला दरपेश है, जो कि पिछले महीने में भी लेट आई है तनख्वाह, इस बार भी लेट आने जा रही है। और सेंट्री वर्कर्स अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में 13 साल जाली सनद पर नौकरी करने वाला पकड़ लिया गया। कांस्टेबल की जाली डिग्री का मामला, DPO इमरान अहमद मलिक का नोटिस। इंक्वायरी रिपोर्ट में कांस्टेबल की मैट्रिक की डिग्री जाली साबित होने पर DPO ने कांस्टेबल अहमद शेर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर का कहना था कि महकमे पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले एहलकारों की महकमे में कोई जगह नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुमन से। आगाह कीजिएगा वकार। हाजी अहमद शबीर नामी कांस्टेबल 2010 में चिन्योट पुलिस में मैट्रिक की सनद पर भर्ती हुआ था, जिसके खिलाफ चंद रोज कबल एक दरख्वास्त मसूल हुई कि अहमद शबीर की जो मैट्रिक की सनद है वो जाली है, जिस पर DPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। DSP ने इनकी इंक्वायरी की, जिसमें ये इनकी जो मैट्रिक की सनद जो इन्होंने साथ दी थी वो जाली साबित हुई। इसके बाद इनको DPO चिन्योट ने इंक्वायरी की रोशनी में नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। जी आपका आगे बढ़ते हुए बात करें IT असातिज़ा के हकूक़ और मुतालिबात के सिलसिले में पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स के वफ्द की CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान से मुलाकात। स्कूलों ने बच्चों की तादाद के तनासुब से कंप्यूटर टीचर्स की तादाद बढ़ाने और महकमाना तरक्कियों का अमल तेज करने का मुतालिबा किया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि IT असातिज़ा के हकूक़ और मुतालिबात के सिलसिले में पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स के वफ्द की CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान से मुलाकात। स्कूलों ने बच्चों की तादाद के तनासुब से कंप्यूटर टीचर्स की तादाद बढ़ाने और महकमाना तरक्कियों का अमल तेज करने का मुतालिबा किया है। आइए आपको लिए चलते हैं म्यूनसिपल लाइब्रेरी के नजरिया पाकिस्तान हॉल में, जहां चौधरी रहमत अली फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम खालिक इसमें पाकिस्तान चौधरी रहमत अली की 72वीं बरसी के हवाले से तकरीब जारी है। ये अदबी तंजीम थी, उसमें चौधरी रहमत अली ने हमारे जो शुमाल मगरबी इलाके हैं जिस पे हम अब पाकिस्तान है, ये भी देखिए, जिस पे अब जिसमें अब हम रहते हैं, ये हमारी जान और माल वक्त से भी बहुत ही प्यारा है। हमारी जान इस पे कुर्बान हूं, इस पाकिस्तान पे। उन्होंने उस 1915 में ये नजरिया पेश किया था कि ये शुमाल मगरबी इलाके हैं, पंजाब, सरहद, कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध, यहां एक इस्लामी ममलकत का क्याम किया जाएगा। ये उनका नजरिया था। अब मैं उनके गवाहान की बात करूं कि उस वक्त के कौन गवाह हैं, किन्होंने एविडेंस दी है, तो वो बात लंबी हो जाएगी। फिर उसके बाद दो नाम, डॉक्टर शबीर अहमद काजी साहब, ये हमारे फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की मेरे सामने इन्होंने यानी फर्स्ट ईयर से लेकर MA किया, PhD किया उर्दू में, और उसके बाद मेरे सामने ये रिटायर हुए हैं। ये सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। ये नाम जानते हैं रियाज कुरैशी साहब का, जी अलाना साहब का। ये कौन थे रियाज कुरैशी? ये कौन थे जी अलाना? ये जी कुरैशी बहुत बड़े मुसन्नफ, मजमून नगार और बड़ी अपनी उस वक्त की बड़ी बड़ी शख्सियत हैं। जी अलाना बहुत बड़े
वकील बने, मुसन्नफ हैं सिंध के, उन्होंने यह गवाही दी है कि जब हम चौधरी रहमत अली के लॉ वहाँ इलामा कायदे आज़म और इलामा कबाल के दरमियान में यहाँ ये फिक्स करूँगा इंशाअल्लाह। आखिर में मैं आप सब दोस्तों की वसातत से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि चौधरी रहमत अली को की जस्ता खाकी जो अमानतन कैमरे में दफन है, उनको गवर्नमेंट की सतह पर वापस लाया जाए और उनका आलीशान मज़ार बनाया जाए। चौधरी रहमत अली को मैं सल्यूट पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्होंने हमें वो काम करके दिखाया जो हमारी का लाभ किसी ने किया ही नहीं था। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के औलिया कराम उन जो आज तक वफात पा चुके हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।